इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में स्कूटर्स सेगमेंट में जब बर्गमैन एनटॉर्क जैसे सेगमेंट नहीं थे, यानी कि स्पोर्टी टाइप के कुछ ऐसे दिखने वाले स्कूटर्स नहीं थे, तब से ये जो होंडा डिओ है अपना राज चला रहा है। और हालांकि अब ये BS6 में आ गया है, तो आज इसी की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पर सिर्फ आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही मिलता है, वही हम यहाँ पर भी जानेंगे और यहाँ पर हम इन डिटेल इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसी है ये, इसका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले क्या ये स्मूथ हो गई है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है, कैसा है इसका स्पीड, हायर RPM पर ये कैसा परफॉर्म करती है, कितना पावर ड्रॉप या फिर कुछ इसमें कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, माइलेज कितना देती है, कितने की मिलती है, कितनी प्राइस बढ़ी है, डबल सीट बिठाने पर ये चढ़ान पर कैसे चढ़ती है, हाई स्पीड इसका कैसा है, पिकअप इसका कैसा है, सब कुछ जितने भी आपके सवाल है सारे आज क्लियर होने वाले हैं। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। वैसे भी इस गाड़ी की शुरुआत अगर करनी चाहूँ तो लुक से ही करते हैं हम लोग। मैं लुक के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लुक वहीं पहले वाला ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। थोड़ी बहुत एलिमेंट्स आपको चेंज हुए रहे दिखेंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा कहने लायक है नहीं इस गाड़ी में। लुक बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर होता है, हो सकता है मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका लुक आपको कैसा लगता है। बात कर लेते हैं इसके मजबूती की, जिसे हम लोग कहते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो अब की बार जब होंडा ने इसे रिप्रेजेंट किया है BS6 में नए अपडेट के साथ, तो यहाँ पर इस गाड़ी में मैक्सिमम फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है। मैक्सिमम मतलब जितना भी यहाँ पर है 100% ही आपको स्टील आयरन मटेरियल यूज़ करने को करा हुआ दिखेगा। उसके अलावा जितना भी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल रहा है सब कुछ प्लास्टिक ही मिल रहा है। और उस लिहाज से देखें तो वैसे प्लास्टिक कमज़ोर नहीं है, काफ़ी हार्ड है, जगह जगह पर फैब्रिक मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है। स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि पहले ही होंडा का अपना जो पहचान ही है कि वो काफ़ी अच्छी स्विचेस क्वालिटी देती है। उसके साथ जो साइड पैनल्स है वो भी काफ़ी हार्ड क्वालिटी के हैं। जो टेल लैंप और हेड लैंप आपको मिल रहा है उसके आसपास का जो प्लास्टिक वर्क है वो भी बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है। रिग्रेट तो तब होता है जब यहाँ पर सब कुछ प्लास्टिक ही मिल रहा है। जैसे आप देखोगे कि 6G में या फिर 125 एक्टिवा जो आ रही है इनकी, इसमें पैनल्स में या फिर अलग अलग जगह पे हार्ड क्वालिटी के प्लास्टिक के साथ साथ इसमें आपको स्टील मटेरियल आयरन मटेरियल भी यूज़ किया हुआ दिखता है। वो वाली चीज़ इस गाड़ी में कहीं ना कहीं कम नज़र आती है, तो बिल्ड क्वालिटी कुछ इसी तरह से मिल रही है। अब ये प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब कि गाड़ी कोई बड़े एक्सीडेंटल केस में फंस जाती है या फिर आप गाड़ी से गिर जाते हो, बारिश के दिनों में फेल हो जाती है गाड़ी, तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अब ये पैनल टूट जाते हैं तो ये महंगे मिलते हैं, और इसी का ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, जिसे मैं कहूँगा ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस गाड़ी से रिलेटेड। बस इसके अलावा बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है होंडा द्वारा। बात कर लेते हैं इसके हैंडलिंग की। वैसे हैंडलिंग अच्छी ही है इसकी। इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 105 किलो है, ज़्यादा नहीं है। ये बॉडी टू वेट रेशो अच्छे से मेंटेन रखा गया है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा मैक्सिमम यहाँ पर फैब्रिक प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है, उस हिसाब से वेट भी इसका इतना ही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी खासा नाराज करने वाला है, 160 mm का है, जो कि ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ये नहीं चल पाएगी। थोड़ी बहुत नीचे से कुछ ना कुछ हिट होता ही रहेगा, तो यहाँ पे और ये बढ़ सकता था, ज़्यादा हो सकता था। इनिशियल पिकअप इसका पहले से अच्छा है, जो कि BS4 में जो मॉडल आता था उसके मुकाबले यहाँ पे 100% का फ़र्क देखने को मिलता है। 1260 mm का व्हील बेस है इसका। उस लिहाज से देखा जाए तो टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के लिए। तो सिटी राइडिंग अगर आप करते हो, टर्निंग रेडियस मतलब कितने कम जगह में आप अपनी गाड़ी घुमा सकते हो, वो वाली चीज़ आती है। तो सिटी में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है ये वाला फीचर। तो उस लिहाज से सिटी में काफ़ी अच्छे से चलती है, इनफैक्ट सिटी के लिए ही इसे बनाया गया है। और दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको रिग्रेट नहीं फील होता है। लेकिन हाईवे पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि सेगमेंट में ठीक ठाक ही हाईवे परफॉर्मेंस भी दे देती है। 70-75 के बाद थोड़ी सी नौटंकी करने लग जाती है km/h के बाद। 110 cc की ये स्कूटर है, क्योंकि सेगमेंट में बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो लगभग 85 से लेके 85 तक 90 तक मिनिमम मैक्सिमम स्पीड में कहीं ना कहीं चली जाती है, टच कर लेती है उतने स्पीड को। लेकिन ये 70-75 के ऊपर थोड़ा सा नौटंकी करती है, और अगर चली भी गई तो वो कंफर्टेबल एबिलिटी इतनी नहीं फील होती है, जो आपको राइडर को जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना अच्छा फील नहीं होता है। और मैं तो कहूँगा इसे 65 या 70 के बीच में ही आप चलाओ। उसी के साथ कॉर्नरिंग तो इस पर पॉसिबल ही नहीं है, CVT ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल रहा है। अब अगर आप इस गाड़ी पे दो बंदे बैठे हो, सामने जो
फुट रेस्ट है आपका, पैर रखने की जो जगह है वहाँ पर कुछ सामान वामान रखा है, तो चढ़ान पर भी ये गाड़ी अच्छे से चढ़ जाती है। पावर इसमें पहले के मुकाबले ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है, चढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी आपको जैसे बहुत ही ज़्यादा वेट है गाड़ी पे, कभी कभी आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये और ऊपर जा सकती थी, थ्रोटल आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, गाड़ी को कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर दिखी हुई है। वैसे जैसे मैंने कहा अलग अलग लोगों से मिल करके ये बातें हो रही है, तो कुछ ही लोगों का ये मानना है कि इसको उस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, स्ट्रगल। वही हाईवे पर स्टेबिलिटी जो है इसकी इतनी अच्छी नहीं मिली हुई है 75 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट भी कुछ ही लोगों का मानना है। तो इसमें हम ये 50-50 अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक मैंने इसे ट्राई किया है तो जी हाँ, ये वाले प्रॉब्लम्स कुछ हद तक इसमें हैं, बाकी नॉर्मल ही है। तो इस गाड़ी में जो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, एमआरएफ के रेडियल टायर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 10 इंच और 12 इंच ये जो यहाँ पे दिया गया है रियर और फ्रंट में, तो मेरे हिसाब से पीछे भी आपको 11 इंच या फिर 12 इंच के टायर्स मिल जाने चाहिए थे। तो ये एक कमी आई थिंक रह गई है और इसका परफॉर्मेंस हाईवे पर भी दिखता है। ऑलमोस्ट होंडा के ये स्कूटर्स में होता ही है। इनफैक्ट आप सुजुकी के स्कूटर्स में भी देखो, यामाहा के स्कूटर्स में भी देखो, तो कुछ स्कूटर्स में ऐसा होता ही है। मेरे हिसाब से रियर में भी आपको जो है 12 इंच का टायर मिल जाना चाहिए था, जो कि इसके हैंडलिंग को और भी परफॉर्मेंस जो भी है अच्छा बना सकती थी। अब इसमें जो इंजन मिल रहा है आपको 109.51 सीसी का, आप 110 सीसी का पकड़ के चलो, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो कि BS6 के साथ आपकी बार अपग्रेड करा गया है। इसमें आपको FI भी मिल रहा है और इसमें होंडा की अपनी ESP टेक्नोलॉजी जो है लगाकर मिल रही है, जिसे साइलेंट स्टार्ट भी कहते हैं। तो इसका अपना एक महत्व है, होंडा के अपने पेटेंट है ये। मैक्सिमम पावर 7.76 PS की जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 9 Nm का, न्यूटन मीटर का है। और इसमें आपको किक और सेल्फ स्टार्ट भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैंने कहा ये सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो इंजन अगर देखो तो पहले के मुकाबले जी हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली होंडा ने अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी स्मूथ इंजन मिल रहा है। थोड़े वाइब्रेशंस आपको महसूस होते हैं हाई स्पीड पर या फिर इनिशियली, मतलब जैसे गाड़ी खड़ी है आपके अपने स्टार्ट कर छोड़ रखी है, तो रियर पैनल्स पर थोड़े से माइनर से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं और आगे चल के ये बढ़ जाते हैं। और ऐसे में ये प्लास्टिक बॉडी इस गाड़ी में मिल रही है आपको, तो ये कहीं ना कहीं खड़खड़ाहट भी महसूस हो सकती है। वैसे ये बस प्रिडिक्शंस है। पिछले जो प्रीवियस इसके जो वेरिएंट्स आते थे, यानी BS4 की जो गाड़ियाँ आती थी, उसमें ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल देखने को मिला हुआ है, कुछ यूनिट्स में नहीं देखने को मिला हुआ है। बस यही एक यहाँ पर कह सकता हूँ। अब की बार जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ यहाँ पर दिया गया है और बेस्ट रिफाइंड इंजन मिल रहा है। वही इसकी जो सीट हाइट है काफ़ी लो हाइट है, 750 mm की जो है सीट हाइट मिल रही है। 5.1, 5.2, 5.3 फीट की जो महिलाएं हैं या फिर बंदे हैं, शॉर्ट राइडर्स है, वो इसे आराम से चला सकते हैं। मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही जो है इस गाड़ी को पसंद करते हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी बेहतरीन अपना परफॉर्म करती है। सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल अब की बार यहाँ पर दी जा रही है, कुशनिंग तो बेहतरीन बनाकर दी है BS4 के मॉडल के मुकाबले। और ज़्यादा लंबी सीट तो नहीं है लेकिन चौड़ी ज़रूर है, तो यहाँ पर राइडर के साथ साथ पिलियन भी अच्छे से बैठ सकता है। थोड़ी सी लंबी जर्नी भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है, ये अच्छे से सस्टेन कर लेती है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशंस मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक सस्पेंशंस है एक्चुअली ये, तो सिंगल सस्पेंशन मिलता है रियर में। सस्पेंशंस का परफॉर्मेंस भी इतना बुरा नहीं कह सकते और जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी उतनी तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही आप मान के चल सकते हो। इस गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं, इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक DX आता है और एक स्टैंडर्ड आता है। वैसे दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक ही मिल रहे हैं। मैंने जैसे कहा था इस गाड़ी का ज़्यादा स्पीड है नहीं, तो ब्रेकिंग भी यहाँ पर पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट होती नहीं है, फिर भी कभी कभार हो गई तो दोनों साइड में आपको ब्रेक जो है ड्रम मिल रहे हैं, ठीक ठाक से अपना परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करा देते हैं और गाड़ी को कंट्रोल भी कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको जो हेडलाइट्स मिल रहे हैं वो एक मैंने जैसे कहा 2 वेरिएंट है। स्टैंडर्ड में हैलोजन मिल रहा है, DX में LED हेडलैम्प मिल रहा है। हैलोजन के मुकाबले LED का परफॉर्मेंस अच्छा है। हैलोजन बारिश के दिनों में फेंट होता है, ये इस गाड़ी का पर्सनली प्रॉब्लम है और उसमें आपको थोड़ी अगर ज़्यादा बारिश गिरी है, डार्क नाइट है, तो ब्लैक कलर हैलोजन इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर पाता और काफ़ी अच्छे से रास्ता नहीं दिखा पाता, जो कि LED कर लेता है। तो वो वाला वेरिएंट आप खरीद सकते हो। इस गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर की मिल रही है और इसी में आपको 50 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। माइलेज हर अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मिलता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे।
50 तक का, 50 या फिर 45 किलो या फिर 55 किलो, तो इन बिटवीन दैट आपको माइलेज मिलता है, डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्किल। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो देखो एक शोरूम प्राइस मैं बताना चाहूँगा। ये दो वेरिएंट है, दोनों ही वेरिएंट इसके 65 से लेकर 70,000 के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो ये मैंने एक शोरूम प्राइस बताई है। आप आपके नज़दीकी शोरूम पे जाकर इसकी जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस है वो कितने की मिलती है वो वहाँ से आप पूछ सकते हो। ये फाइनली बढ़ लेते हैं इस गाड़ी के मोरल पे, क्या आपको ये खरीदनी चाहिए, किन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, या फिर 70,000 की जो अमाउंट है, 65 से 70,000 एक शोरूम हम लोग जो प्राइस पे कर रहे हैं, क्या इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कोई ऑप्शन अवेलेबल है। खैर, पहले ये गाड़ी आप क्यों खरीदेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूँ, आप लोगों का मैं नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनल मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, सिर्फ और सिर्फ सिटी ही राइड आपकी होती है और थोड़ी बहुत 20, 25, 50 किलोमीटर तक की लॉन्ग राइड कभी कभार हो जाती है, तो ही आप इस गाड़ी को खरीदें। अदरवाइज इससे बेहतर ऑप्शंस इसके इस वीडियो के बाद बहुत ही जल्द मैं एक कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बता ही दूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अगर आपको लगता है कि एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी भी आप लोगों ने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।